हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ईबीआई समाधान के एक ऑनलाइन लेक्चर में। और जो हमारा चल रहा था, हमारा सेमेस्टर सेकंड चल रहा था। सेमेस्टर सेकंड के बाद पेपर फर्स्ट में हमारा पी ब्लॉक चल रहा था। जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बोरोन के हाइड्राइड की बात करते थे। और जो बोरोन की हाइड्राइडों की बात करेंगे, बोरोन की हम डाईहाइड्राइडों की बात करते थे। हमने कुछ उसकी रिएक्शनों के बारे में बात की। मैंने कहा था कि BF3 जो 86 43 आपको दिखाई देखने को मिल जाते हैं, उनसे रिएक्शन हमने की थी। उनसे रिएक्शन डाइबोरोन को बनाया था। कुछ इसके भौतिक गुणों को भी हमने जाना था कि भौतिक गुण थोड़े से किस प्रकार से और थे। फिर हमने केमिकल रिएक्शनों की तरफ चले गए थे। जो केमिकल रिएक्शनों की बात करें तो हमारी जो लुईस चार्ज आता परमाणु हाइड्राइड B4 हमारा चल रहा था, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि एक BH3 समूह किसी लुईस चार्ज L द्वारा प्रतिस्थापित योग उत्पादक का निर्माण करता है। किस प्रकार से, मैंने कहा था कि आपको लुईस धातु कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन से वो जुड़े ही ना हो। और अगली मैंने रिएक्शन की जब बात की थी, मैंने कहा था कि वो किस प्रकार से जुड़े हो सकते हैं कि वो एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु के साथ भी जुड़े हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने इस प्रकार की रिएक्शन को बताया था। परंतु जब मैं इस रिएक्शन की और बात को थोड़ी और ये आगे बढ़ जाती है। जब मैं इसी ही रिएक्शन की बात करता हूँ, इसी बात करता हूँ, इसी रिएक्शन की बात करता हूँ, थोड़ी सी आगे और होती है। किस प्रकार से देखिए, CH3OPS, जब आप इसकी रिएक्शन क्या करते हो, जब आप इसकी रिएक्शन CH3OH के साथ करवाते हो, किसके साथ कराते हो, CH3OH के साथ कराते हो, यह निकालता है एक जल का अणु। ये क्या निकालता है, जल का अणु। जल का अणु किस प्रकार से निकालता है, एक तो यहां से आपको निकलता हुआ दिखाई दे दीजिएगा हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करता है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करता है, ये जल नहीं करता। तो एक तो हाइड्रोजन यहां से निकलती हुई आपको दिखाई देगी और एक हाइड्रोजन कुछ यहां से निकलती हुई देखिए। अर्थात मैं कह सकता हूँ CH3 जो O है ना समूह, वो किसको प्रतिस्थापित करता है, H को प्रतिस्थापित करता है। इस प्रकार से देखिए, CH3O की ट्वाइस जाएगी और जो BH है ना वो बच जाते हैं 2। यहाँ पर कितने थे हमारे पास, हाँ 2 ही थे, 2 बच जाते हैं। इसकी हम पुनः थोड़ी सी और रिएक्शन करवाते हैं। किस प्रकार से पुनः यही समूह जोड़ देते हैं हम। जब पुनः यही हाइड्रोजन ही मुक्त होगी, हाइड्रोजन ही निकलेगी इससे, तो ये बना देता है CH3O ट्वाइस BH। क्या बनाता है ये, BH, सॉरी 3 ही होगी। यहाँ पर आप इसको सही कर लेंगे, 2 है सिर्फ हाइड्रोजन कितनी है, ऐसे 2 है। और समूह 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर बच जाती है हमारे पास 1 हाइड्रोजन। और यहाँ से BCl, सॉरी जब हम B2H6 की बात करेंगे और मैं बात करूँ 3Cl2 के साथ इसकी जब रिएक्शन करवाओगे आप, तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन करता है BH3Cl2 और ट्वाइस, और यहाँ से निकल जाते हैं हमारे पास Cl निकल जाता है। क्या निकल जाता है, Cl निकल जाता है। यहाँ से क्या निकल जाता है, HCl निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या बचता है, एक तो BH2 बच जाएगा और यहाँ से एक बच जाता है Cl बच जाता है। पुनः इसकी आप रिएक्शन से क्लोरीन के साथ इसकी जब रिएक्शन करवाओगे वापस पुनः इससे HCl निकल जाएगा और यहाँ पे बचता है क्या, यहाँ पे बचता है BHCl2। पुनः इसके Cl2 के साथ जब ये आप रिएक्शन करवाओगे ये बनाता है BCl3 बनाता है। ये क्या बनाता है, BCl3 बनाता है। अब जो हम आगे रिएक्शन की बात करेंगे वो क्या करते हैं, एथिल एमीन के साथ। आप क्या कराते हैं, एथिल एमीन, एमीन के साथ इसकी डाइबोरेन की।
जब इसकी रिएक्शन आप करवाओगे एथिल एमीन के डाइबोरोन के साथ, डाइबोरोन एमीन की रिएक्शन की इसे करते हैं तो यहाँ से निकल जाता है 2 हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाती है। तो समूह के गैस हम आता है, ये बनाता है CH3NH और BH2। जब इसी रिएक्शन थोड़ा सा हम आगे ले लेते हैं तो यहाँ से निकलते 3 H2 निकलते, जितने निकलते हैं 3 H2 निकलते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन बनाते, देखिए 3 H2 निकाल दीजिए यहाँ से, इस प्रकार से बनाते हैं, ये बनाते हैं NBH BH N और यहाँ से क्या बनाते हैं, जहाँ N दिखाई दे रहा है वहां से आप निकाल दीजिए CH। ठीक है, 3 हाइड्रोजन कहाँ से मुक्त हुई है, यहाँ से 3 हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त हो गई है और एक हाइड्रोजन BH3 से मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार से सब कुछ आपके केमिकल रिएक्शनों की बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं अभिक्रिया में असंमित रूप से डायबोरॉन अणु टूटना, अर्थात मैं बात करूँ रिएक्शन विच इस डायबोरॉन मॉलिक्यूल्स ब्रेक इन अनसिमेट्रिकली, मतलब अनसिमेट्रिकली रूप में वो जब टूटते हैं। उसी के अंदर हम बात करेंगे उस 3 रिएक्शनों की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे अमोनिया के साथ रिएक्शन विद अमोनिया डायबोरेशन और क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातु की बात करते हैं। जब हम डायबोरेशन से बात करते हैं B2H6 की, अमोनिया को सूत्र पता होगा NH3, ठीक है, कुछ इस रूप में टूटते हैं जैसे BH4 माइनस के रूप में टूटेगा, ये BH4 माइनस के रूप में, यहाँ पर जो बचेगा H2 बच जाता है, तो B बच जाता है और जो NH3 है उसकी प्राइस बच जाती है, ये है प्लस। इसी 3 अश्रु को हम क्या लेते हैं, 3 हम ले लेते हैं इसी के, सेम रिएक्शन कीजिए, इसके हम क्या ले लेते हैं, 3 हम ले लेते हैं, लेंगे तो इससे निकल जाते हैं 12H निकल जाए, बचते क्या है, अगर B3 बचता है, N3 बचता है और क्या बचता है, H6, ये यहाँ पर बचते हैं। डायबोरेन की बात करते हैं, H6 डायबोरेनीकरण, इसमें आप क्या लेते हैं, CH2 6 ले लेते हैं। रिएक्शन करवाओगे तो किस प्रकार से होगी, ये होगी आपकी B CH3 CH2 की 6 आ जाते हैं टोटली, ठीक है। और जब आप इसके 3 H2O के साथ रिएक्शन करवाओगे, या हम बात करते हैं H2O के साथ रिएक्शन करवाओगे तो किस प्रकार से होगी, ये बना लेंगे कुछ आपके पास CH3 और CH3 6 और H3BO3। इसकी अगर बात करेंगे तो क्या बना लेंगे, बना लेगा CH3 CH2OH, कितने, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्षारीय मृदा धातु की बात करें तो हम 2 क्या ले लेते हैं, इसके अंदर बोरन हाइड्राइड 2 ही क्या ले लेते हैं, एक क्षार धातु, जैसे हम ले लेते हैं इसके अंदर Na ले लेंगे तो कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा, ये एक तो NaBH4 बना लेगा, एक तो क्या बना लेगा NHBH4 बना लेगा, और एक की बात करें आपके साथ NB, यहाँ पे कितने बचे हुए हैं, B3 बचे हुए, तो B3 हाइड्रोजन की बात करिए, हाइड्रोजन 4 है, टोटल 12 निकल जाते हैं 8, ठीक है। ये हमने कुछ केमिकल रिएक्शनों की बात की है, ठीक है, किस प्रकार से कि ये असमित रूप से क्या होते हैं कि जो डायबोरॉन है वो किस प्रकार से टूटते हैं। अमोनिया की भी बात कर लिए, डायबोरॉनिकरण और क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातु की भी बात कर ली है, मेटेलिक और अर्थमेटिकल, ठीक है। अब इसकी जो बाद में हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, डायबोरॉन की संरचनाओं के बारे में बात करेंगे, इसको एक बार आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हम बात करेंगे वो क्या करेंगे, डायबोरॉन की संरचनाओं के बारे में बात करेंगे। जब बोरॉन स्टार्टिंग करवाया था, मैंने कहा था कि जो बोरॉन है ना, हम किसके रूप में देखते हैं
कि जिस प्रकार से कार्बन के एल्किल समूह है ना उसके रूप में देखते हैं। जब हम डायबोरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो एक बात दिमाग वापस रख लीजिए कि हम पुनः किसकी तरफ जाते हैं, एल्किलो की तरफ। मैंने कहा था इसका एकल का तो कोई संबंध नहीं होता, मतलब डायबोरॉन जब एकल का कोई अस्तित्व है नहीं, एकल का भी प्राप्त हुआ ही नहीं, हमें डायबोरॉन के रूप में ही प्राप्त हुआ। तो जब डायबोरॉन को आप किस प्रकार से देखते हैं, B2H6 के रूप में रखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, B2H6 के रूप में लिखते हैं। अर्थात इसको थोड़ा सा अलग करो तो इसको कुछ BH3 और BH3 जो सिमिलर्स आपको किसके द्वारा दिखाई देगा, CH3 और CH3 से दिखता हुआ मिलता है। अर्थात जिसको मैं C2H6 लिख सकता हूँ उसको हमने B2H6 लिख रहा था। आपको परमाणु रूप में दिख रही होगी, संरचना तो सबकी समान है परंतु भिन्नताएं इसके अंदर आपकी दिखाई देती है। भिन्नताएं आपको कहां पर दिखाई देती है, संयोजकताओं के द्वारा। किसके द्वारा, संयोजकताओं के द्वारा। जो हम कार्बन और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर आपको संयोजकता है वो कितनी दिखाई देती है, 14 संयोजकता दिखाई देती है। परंतु अब कार्बन की जब 14 संयोजकता है तो बोरोन की भी तो 14 संयोजकता आनी चाहिए, तब मैं कह सकता हूँ हाँ भाई ये जो संरचना है वो बोरोन के डाइबोरोन के बराबर हो सकती है। अब हम देखते हैं बोरोन की संरचना के बारे में। तो आपको पता होगा बोरोन कुछ आता है 5 नंबर पर। बोरोन क्या आता है, 5 नंबर पर आता है। तो 1s2 2s2 और 2p1 ये आपको संयोजकता दिखाई देगी। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संयोजकता का अर्थ है अर्थात वो अपना क्या करना चाहता है कि अष्टक पूरा करना चाहता है। तो यहाँ से देखें तो ये 1s2 तो पूरा भरा हुआ है, इससे भी इलेक्ट्रॉन आगे निकाल सकते हैं, जोड़ सकते हैं, पूरा तुरंत भरा हुआ है। पर जब हम इसके अष्टक की बात करें, 2p कक्षा के अष्टक की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अर्थात मैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। तो बोरोन की टोटल की बात करें तो बोरोन आपको 2 दिखाई देता है, तो टोटल संयोजकता यहाँ पर आपको 6 संयोजकता दिखाने को मिल जाती है। हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो सभी में हाइड्रोजन परमाणु की हम अगर बात करोगे आप तो 1s1 दिखाई देती है, ये कोई स्थायी नहीं है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है। जब इसकी संयोजकताओं की आप बात करोगे सभी से एक एक निकल जाता है। टोटल हाइड्रोजन आपको दिखाई देते हैं वो 6 है, तो हाइड्रोजन की टोटल संयोजकता कितनी हो जाती है, 1। तो है 6 हाइड्रोजन है तो संयोजकता भी क्या होगी, 6 × 1 = 6। 6 संयोजकताएं आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, 6 यहाँ पर टोटल कितनी हो जाती है, 12 संयोजकताएं हो जाती है। कितनी हो जाती है, 12 संयोजकताएं होनी कितनी चाहिए, 14 होती है। भिन्न भिन्न प्रकार से क्या दर्शाते हैं, अनुनाद दर्शाते हैं। ये क्या दर्शाते हैं, अनुनाद। जो स्क्रीन पर आपको अनुनाद की कुछ रचनाएं दिख रही होगी उसको अच्छे से पॉज कीजिए, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अनुनाद की बात में बाद में करते हैं बात। तो मैंने कहा कि ये 6 संयोजकता कुछ इस प्रकार से दर्शाता है। जब मैं बोरोन की बात करूं, बोरोन में टोटल होते हैं हाइड्रोजन 6, अर्थात मैं बात करूं H3 और S3, परंतु नहीं कुछ इस प्रकार से जुड़ते हुए नहीं दिखाई देते। 2 तो जो हाइड्रोजन परमाणु है वो उसके साथ सिग्मा बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा, सिग्मा बंध के द्वारा। जब 2 हाइड्रोजन है वो सिग्मा बंध के द्वारा आपको जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, परंतु जो बचते एक एक हाइड्रोजन वो तल के ऊपर नीचे आपको दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, वो तल के ऊपर नीचे आपको दिखाई देते हैं, अर्थात उसके अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है, वापस से बार पुनः मैं रिपीट कर लेता हूँ उसको। मैंने कहा कि डाइबोरोन की संरचनाएं है वो एल्किलो ग्रुप में आपको दिखाई देगी, परंतु जब मैं एल्किलो की बात करता हूँ यहाँ संयोजकता आपको 14 होती है, इसकी भी क्या 14 होती है, परंतु हमने देखा है संयोजकता कितनी होती है, 12 होती है। अनुनाद की बात की हमने स्क्रीन पर देखा, अनुनाद किस प्रकार से दिखाई देते हैं भिन्न प्रक्रियाओं में। और मैंने बीच में बंद बनने वाले बंद की अगर बात करूं तो इसमें जो बंद है वो क्या होता है, सिग्मा बंद, और ऊपर नीचे एक एक जो हाइड्रोजन वो धसे हुए होते हैं हमारे। इसके ही कारण क्या होता है कि जो डायबोरोन है ये ऊपर नीचे होते थे इस प्रकार से। तो ये क्या होता है, सेतु बंध का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, सेतु बंध का निर्माण करते हैं। इसी कारण से क्या होगा, आपको ट्राइमेथिल तो दिखाई दे जाएगा, बोरोन ट्राइमेथिल तो दिखाई दे जाएगा, परंतु हेक्सामेथिल नहीं दिखाई देगा।
अर्थात मैंने कहा है केवल ये 4 हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये सिग्मा बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, इनका प्रतिस्थापन आसानी से कर सकते हैं, परंतु दो जो हाइड्रोजन होते हैं उनका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता है। बंध कोण की बात करेंगे, बंध लंबाई की बात करेंगे, उसकी जो संरचनाएं हैं वो आपको दिखाई देगी। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। और एक संरचना और है वो पुनः आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। इन संरचनाओं सभी संरचनाओं को आप क्या कर दीजिए, पॉज करके अच्छे समझिए, अच्छे से देखिए, कुछ समझ में नहीं है कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए, ठीक है। बस संरचना रिलेटेड कुछ इसकी इतनी ही बातें थी। उन्हें देख लेते हैं हम। डायबोरन की मैंने बात की है, डायबोरन की मैंने तीसरी के साथ तुलना की है, फिर मैंने विशेषताओं के आधार पर की है, 14-12 की बात की है। मैंने कहा है कि इनके मध्य एक एक सिग्मा बंध पाया जाता है और दो हाइड्रोजन सिग्मा बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, परंतु दो जो हाइड्रोजन है वो धस्से होते हैं, किसके घनत्व के कारण, और क्या बनाते हैं, सेतु का निर्माण कर जाते हैं। इसी सेतु के कारण ही ट्राइमेथिल बोरॉन, ट्राइमेथिल तो बनाता है परंतु बोरॉन हेक्सामेथिल बनाता है, अर्थात सिर्फ 4 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करता है, 6 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापन नहीं कर पाता है। ये जो आगे हमारा टॉपिक है वो है पॉलीबोरॉन। पॉलीबोरॉन क्या होते हैं? वह बोरॉन होते हैं जिसके अंदर आपको क्या दिखाई देते हैं, एक से अधिक हाइड्रोजन जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीबोरॉन बोलते हैं। नामकरण की बात करेंगे, हम बोरॉन के नामकरण की बात करते हैं। जो बोरॉन के जो नामकरण होते हैं वो बोरॉन की संख्या पर आधारित होते हैं। अगर कहीं आपको बोरॉन 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, डाइबोरॉन 3 दिखाई दे रहा है, ट्राइबोरॉन 4, टेट्रा और 5 में पेंटा, इस प्रकार से क्या तो बोरॉन रूप में दिखाई देते हैं। पहले हम बोरॉन की संरचना की बात कर लेते हैं। सूत्र होता है इसका Bn HN+4, Bn प्लस HN+6, ये कुछ संरचना है। इससे हम कुछ एक दो बना लेते हैं। अगर मैं बोरॉन की संख्या यहाँ पर 2 रखूं, यहाँ पर कुछ 2 और 4 6 हो जाते हैं, बोरॉन 6 इतनी बन जाता है। अगर मैं थोड़ा सा और इसको लिखूं सही से, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, 3 B3, और यहाँ पर अगर बात करूँ 3 और 4 की नजर से 7। अगर नामकरण की बात करूँ तो डाइबोरॉन, टेट्राबोरॉन, फिर ट्राइबोरॉन, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है। अगर इसकी बात करेंगे तो 2 रखिए, 2, यहाँ पर टोटल हो जाती है संख्या इसकी 8 बोरॉन हाइड्रोजन की। यहाँ दोबारा की 3 और यहाँ पर क्या आ जाती है बोरॉन हाइड्रोजन की हो जाती है 9, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, पॉलीबोरॉन जिसमें हाइड्रोजन बोरॉन के साथ जुड़ रहे होते हैं वो एक से अधिक होती है, उसे पॉलीबोरॉन कहते हैं। नामकरण में मैंने कहा है कि नामकरण हम बोरॉन की संख्या के आधार पर ज्ञात करते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, इससे कुछ और हम विल्सन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे जो क्या पॉलीबोरॉन से रिलेटेड दर्शाई जाती है। स्टॉक विधि पढ़ते हैं, एग्जाम की पॉइंट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जिस क्वेश्चन में स्टॉक विधि को बताइए। अब क्या स्टोक नाम के वैज्ञानिक थे, क्या थे, स्टोक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, मैग्नीशियम 3 और B2 की रिएक्शन 10% HCl से जब करवाई, जब स्टोक नामक वैज्ञानिक ने Mg3B2 की रिएक्शन 10% HCl के थ्रू करवाई, तो उनको डायबोरॉन के अलावा कई प्रकार के बोरॉन की संरचनाएं प्राप्त हुई। तो इसी को हमने क्या कहा, स्टोक विधि कहा। परंतु जब ये स्टोक विधि जब की गई, जैसे 10, ठीक है, H11 की बात कर लीजिए, H10 कुछ इस प्रकार से चलते रहते प्राप्त हुए। परंतु जब ये बोरॉन हमें प्राप्त हुई, विक्रिया जब हम कर रहे थे, निर्वात में बहुत सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए, क्योंकि निर्वात के अंदर जब मैं रिएक्शन की बात करूँ, ये वायु के साथ बहुत क्रियाशील होते हैं, वाष्पशील होते हैं और ज्वलनशील होते हैं, ठीक है। वायु से आसानी से क्रिया कर लेंगे और ज्वाला करेंगे, इसका जो सावधानी से की जानी चाहिए। ये थी हमारे कुछ स्टोक विधि। इसी स्टोक विधि, ये स्टोक विधि से हम क्या कुछ पॉलीबोरॉन प्राप्त कर रहे थे। अब क्या और कुछ और विधि है, उसके द्वारा भी हम क्या प्राप्त करेंगे, पॉलीबोरॉन प्राप्त करेंगे। अब क्या देखते हैं, कुछ और विल्सन की वीडियो देखते हैं, क्या देखते हैं, कुछ इसकी और विल्सन की वीडियो को देखते हैं। सिंपल सा है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करेंगे, 5 डायबोरॉन
हाइड्राइडो लेंगे हर बार। क्या लेंगे? 5 ट्राइबोरन हाइड्राइडो लेंगे। जब आप इनकी रिएक्शन की बात करते हैं तो इनको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ तापमान पर गर्म करना है। क्या करना है? इनको सिर्फ और सिर्फ गर्म करना है। टेम्परेचर कितना लोगे इनके लिए? टेम्परेचर की बात करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर लेंगे। इन टेम्परेचरों में क्या होगा? इन टेम्परेचरों के अंदर हाइड्रोजन कुछ अलग अलग विमुक्त होगी। एक जैसी हाइड्रोजन नहीं निकलेगी और क्या होगी? अलग अलग होगी। जैसे इससे निकलने वाली वो 8 हाइड्रोजन निकल जाएगी। इससे क्या होगी? जो हाइड्रोजन गैस है वो 6 निकल जाएगी। और इससे बात करेंगे तो 4 हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देगी आपको। कितनी दिखाई देगी? 4 हाइड्रोजन गैस निकलती हुई आपको दिखाई देगी। अगर इसकी बात करूं मैं तो कुछ नहीं करना है आपको। ये जो संरचना है इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बोरॉन में हाइड्रोजन को, बचे हुए बोरॉन में हाइड्रोजन उसको गिन लीजिए। सिंपल सी है। तो बी को देखोगे तो बोरॉन 10 दिखाई देंगे आपको। हाइड्रोजन की बात करूं 30 है। 30 हाइड्रोजनों में से कितनी निकल चुकी है? 16 जो हाइड्रोजन है वो निकल चुकी है। बचती कितनी है? 14। तो इसमें हम H14 लोगे। परंतु जब इसको आप लिखोगे ना, इसको लिखते हैं हम 2 ग्रुप में लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? दो ग्रुप में लिखते हैं। बोरॉन की अगर बात करूं तो 10 बोरॉन है तो मैं बोरॉन को लिख सकता हूँ 5 ग्रुप में, B5 के रूप में। क्या लिखता हूँ? B5 के रूप में। यहाँ पर भी मैं क्या लिख देता हूँ? उसको B5 के रूप में लिख देता हूँ। हाइड्रोजन की बात करें, टोटल हाइड्रोजन थे 30, निकल चुकी है यहाँ से अभी तक 12, बचती है 8। 8 में भी 2 का भाग 2 की बचती है 9, H9 के रूप में लिखते हैं। अगर और बात करूँ मैं थोड़ी सी इसकी और बात करता हूँ यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर जो बोरॉन आपको दिखाई दे रहे होंगे कितनी निकल चुकी है? 8 निकल चुकी है, बचती है अभी भी 22 अर्थात 11, H11 के रूप में आपको दिखाई देती है। ये क्या दिखाई देती है आपको? H11 के रूप में दिखाई देती है बोरॉन। जब मैं 2 पेंटा बोरॉन H11 को क्या लेता हूँ? आगे लेता हूँ। कैसे? B5H11 और 2 हाइड्रोजन गैस लेता हूँ। 4 में से 2 हाइड्रोजन गैस ले रहा हूँ तो ये पुनः क्या बनाते हैं? एक तो निकल जाता है, इसमें बोरॉन हाइड्रोजन B2H6 निकल जाता है। तो जो बोरॉन है यहाँ पे कितने बचे हुए हैं? देखिए 10 थे, निकल चुके हैं, बचते हैं 8। तो इसको वापस इसको 2 में लिखेंगे तो 8 है तो मैं 4 में लिख देता हूँ। हाइड्रोजन की अगर बात करूँ टोटल हाइड्रोजन यहाँ पर है 22 और 4 25 हाइड्रोजन दिखाई देगी आपको। कितनी हाइड्रोजन दिखाई दे रही है आपको? 4 तो हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाई दे रही है और 22 यहाँ पर दिखाई दे रही है। 22 और 26 हाइड्रोजन, जिसमें से 6 हाइड्रोजन की चुकी बचती 20 में भी 2 कर दें तो H10 के रूप में आपको दिखाई दी। ये इसकी कुछ प्रमुख विचरण की विधियाँ। इसके बाद में उसकी हम क्या बात करते हैं? कुछ गुणों की बात में करेंगे, फिर इसकी केमिकल रिएक्शन, फिर संरचना और फिर इस टॉपिक को हम एंड कर देंगे। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम पहले ही बात करें, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा टेट्राबोरेन दिखाई देगा, जिसमें वो 10 है और जिसका गलनांक क्या है? -120 डिग्री है। और क्वथनांक की अगर बात करें वो 18 डिग्री है, जो 25 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से विघटन हो जाता है। दूसरा देखिए आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर पेंटाबोरेन, जो क्या 9 नंबर पर है, जिसका -46.8 डिग्री आपको गलनांक दिखाई दे रहा है। क्वथनांक इसका 65 डिग्री है। और वायु में ये ज्वलनशील होता है 150 डिग्री सेल्सियस पर धीरे धीरे विघटन होता है। गर्म करोगे तब क्या हो जाएगा? इसका जल अपघटन। पेंटाबोरेन की जब बात करते हो तो 122 डिग्री इसका गलनांक है। क्वथनांक की अगर बात करेंगे तो 65 डिग्री सेल्सियस है। वायु में ज्वलनशील है, 25 डिग्री सेल्सियस पर तेजी से विघटन और शीघ्र जल अपघटन हो जाता है। हेक्साबोरेन की जब बात करोगे -62.3 इसका गलनांक है। क्वथनांक की भी बात करोगे 180 डिग्री है। स्थायी होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे विघटन हो जाएगा। गर्म करने में क्या हो जाएगा? जल अपघटन। डेकाबोरेन की बात करें हम 99.5 इसका गलनांक है। पहला गलनांक है जो क्या पॉजिटिव चार्ज का है, बाकी को आपको दिखाई दे रहा हो सभी का माइनस है। क्वथनांक इसका समान होता है हेक्साबोरेन के साथ में
वायु में ऊष्मा के प्रति स्थायित्व धीरे धीरे जल अपघटन होता है। और इसकी कुछ बोरॉन की जो संरचनाएं हैं वो भी आपको स्क्रीन पर में दिखाई दे रही है। उसको स्क्रीन को क्या कीजिए, आप पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, फिर क्या कीजिए, इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। रासायनिक रिएक्शनों की हम फिर क्या करते हैं, बात करते हैं इसके कुछ प्रमुख गुणों की। अगर मैं बात करूँ, सिर्फ एक ही बात याद रखनी होगी है, जो BH3 क्या होगा, एक हाइड्रोजन मुक्त कर देगा, अर्थात एक प्रोटॉन मुक्त कर देगा, और जो बोरॉन पर आपको दिखाई देगा वो ऋणात्मक आवेश दिखाई देगा। जब ऋणात्मक जब आवेश दिखाई देता है तो ये क्या करता है, एक ऋणायन की भांति व्यवहार करता है, अर्थात इसका ऑक्सीकरण होता हुआ आपको दिखाई देता है। आशा करते हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी फिर भी डाउट्स आपको दिखाई दे रहे हैं मस्तिष्क में तो आप मेरे से उसमें लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में डाइबोरेन की एक और हाइड्राइडों के बारे में। धन्यवाद।